नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मज़े से होंगे। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा व्यंजन। कल हमने पढ़े थे स्वर। व्यंजन की परिभाषा: वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। कल मैंने आपको वर्ण विच्छेद बताया था। हमारा जो ये क है, इसमें क्या है? ए मिला हुआ है। तब ये जाके क्या बनता है? क। किसी भी वर्ण में कोई भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और वो तभी क्या है? व्यंजन वर्ण बनते हैं। ठीक है? क्या कह गए? ये जो होते हैं हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। और ये कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन? जो ये क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, छ, ज से प, फ, ब, म तक होते हैं। इनको याद करने के लिए कचट तप, कचट तप, ये याद करना पड़ता है। कचट तप, इनसे आगे वाले ये क्या हो गया हमारे? स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है? जो इसमें भाग होते हैं, इसको पहला भाग बोलते हैं, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये पांचवा भाग है, इसको नासिकीय, अनुनासिकीय या पंचमाक्षर भी हम इसको बुलाते हैं। ठीक है? उत्क्षिप्त व्यंजन। इन्हीं के अंदर उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं जो कि ड और ड से बनते हैं। मेन बात यह है कि उत्क्षिप्त व्यंजन से हिंदी का कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। इनका यूज क्या है कि शब्दों के बीच में हम कर सकते हैं, बाकी उत्क्षिप्त व्यंजन से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। पंचम अक्षर, अभी बताया कि पंचम अक्षर, पंचम वर्ण, इन्हें नासिकीय और अनुनासिकीय वर्ण भी कहते हैं क्योंकि इनको नाक के द्वारा बोला जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नासिकीय, अनुनासिकीय वर्ण बोलते हैं। अंतःस्थीय व्यंजन। जो व्यंजन अंदर से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जो अंदर से बोले जाते हैं या पेट से, उनको अंतःस्थीय व्यंजन बोलते हैं। ये कौन से होते हैं हमारे? ये, र, ल, व। इनको क्या बोलते हैं? अंतःस्थीय व्यंजन बोलते हैं, जो अंदर से बोले जाते हैं। इसके बाद में आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जो ऊष्मा प्रदान करते हैं, या फिर इनको क्या संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण से मुंह से बोलने में गर्म हवा निकलती हो, या मुख से गर्म हवा निकलती है, उसको क्या कहते हैं? उसमें संघर्षी संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ये होते हैं श, स और है। खुद से बोल के देखो कि एकदम अंदर से गर्म हवा महसूस होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अर्धस्वर, यानी कि व्यंजन होते हैं यह और वह, इनको क्या बोला जाता है? अर्धस्वर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका कई जगह हम क्या है कि स्वर की जगह भी यूज करते हैं। कैसे? जैसे कुआ, कुआ में व आ गया पीछे, लेकिन कुआ, ठीक है, यहाँ पे हम आ भी यूज कर सकते हैं। तो क्या है कि हमने व्यंजन की जगह स्वर को यूज किया है। और लिए, ये एक व्यंजन है, लिए का लिए कर देते हैं हम। इनको क्या है कि हम इनको स्वर की जगह भी यूज करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? हम इनको अर्धस्वर बोलते हैं। र, र को क्या है कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि र को बोलते समय हमारे जीवा में क्या होता है? कंपन होता है, इसलिए हम इसको प्रकंपित
या लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। जैसे बोल के देखो र, र, तो जीभ के अंदर से क्या है? कंपन होगा। इसको क्या प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। लय को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जो लय है ये जीवा मतलब जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है। इसको क्या है इसलिए इसको क्या है कि पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। लय को पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। फिर क्या है? दो व्यंजन के संयोग से बने व्यंजन को क्या कहते हैं? हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या है? छ है, जो कि कै और श है। प्लस में यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है? त, र, ए, त्र हो गया। ज, ण, ए, ज्ञानी हो गया। स, र, ए, से श्रमिक हो गया। ठीक है? इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्योंकि ये क्या है? दो व्यंजनों के संयोग से मिलके बना है। दो व्यंजनों के संयोग से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर आता है आगत स्वर। आगत स्वर में क्या है कि एक तो होता है हमारा चंद्र बिंदु, वो नहीं है, ओनली ये होता है आगत। जैसे कि हम डॉक्टर को करते हैं, डॉक्टर के ऊपर तो होना चाहिए ऐसे डॉक्टर, लेकिन हम ये ओ की मात्रा ना लगा के इसको ऐसे करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है डॉक्टर। ठीक है? ओ की मात्रा की जरूरत नहीं होती, तो इसको क्या हम बोलते हैं? आगत व्यंजन बोलते हैं। इसको हम क्या है कि और भी है, जैसे टॉफी है, कॉफी है, ऐसे वर्ड हम इनसे आगत स्वर से बना सकते हैं। फिर आगत स्वर है तो आगत व्यंजन भी होते हैं। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? ये होते हैं क, ख, ग, ज, फ। इनके अंदर क्या है कि नुक्ता बोलते हैं। जो डॉट लगी हुई है इनको क्या होता है? नुक्ता बोलते हैं। और ये क्या है कि फारसी भाषा में क्या है कि यूज किए जाते हैं। ठीक है? इनको ज्यादातर क्या है कि फारसी भाषा में यूज करते हैं आगत व्यंजन को। फारसी भाषा में इसका यूज करते हैं। स्वर, हमारे जो स्वर हैं वो ए, आ, ई, ऋषि, उ, ओ है। और व्यंजन में क्या है? ये हो गया हमारे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ए और ए, टोटल हो गया 11। ठीक है? ये छूट गया था ये यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है? फिर है व्यंजन। व्यंजन में क्या है? 5 10 15 20 25 व्यंजन वन। ये हो गया क्या? 25। फिर अंतस्थ व्यंजन, ये कितने हो गए? 4। ठीक है? उष्म व्यंजन से है 4। संयुक्त व्यंजन क्षत्रिय त्रय ज्ञानी श्रमिक। ठीक है? ये भी कितने हो गए? 4। उत्क्षिप्त को द्विगुण व्यंजन भी बोल देते हैं। ये कितने हो गए? 2। ठीक है? फिर अयोगवा, ये भी कितने हो गए? 2। तो कितने हो गए? टोटल हो गए 52। ठीक है? काउंट कर लेना। ठीक है? कितने हो गए ये? 52। अगर स्वर व्यंजन की संख्या पूछे, स्वर हैं 11 और व्यंजन है कितने? 33। लेकिन कुल स्वर और व्यंजन पूछ ले तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 52, मतलब कि 52।
चलो कुछ अभी देखते हैं हमने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। देखते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन उसके बाद में पढ़ाएँगे। दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 11 हैं? 35, 25, 44? हाँ जी, 11 तो स्वर हैं और 33 क्या हैं? व्यंजन हैं। कुल मिला के इनको क्या हो गया? 44 हो गए, ठीक है? कुल मिला के 44। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कुल वर्णों की संख्या 44, 33, 57 या 52। अगर हिंदी वर्णमाला में पूछता है कि वर्णों की संख्या कितनी है तो आना था 44। इसने पूछा कुल वर्ण तो क्या आएगा? 52। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। और खाली पूछे वर्ण कितने हैं तो 44 है। अब पूछ रहा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 33, 44, 11 या 25? हमने पढ़े थे ऊपर स्पर्श व्यंजन कौन से थे? कचट तप यही पढ़ा था ना। और हर एक में क्या थे? 5 5 5 5 5 थे, मतलब कि 25। आंसर क्या हो जाएगा? कचट तप वाला। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 7, 11, 3 या 5? स्पर्श व्यंजन अभी बताया था ना, कचट तप। तो 1, 2, 3, 4, 5, तभी तो हुए थे ना 25। 5 वर्गों में 5 भागों में इसको क्या है कि विभाजित किया गया है, या हम इसको क्या है कि बांट सकते हैं 5 भागों में। ठीक है, चलो। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 21 है, 11 है, 33 है या 44 है? क्या है? व्यंजन है, व्यंजनों की कुल संख्या। ठीक है, तो क्या आएगा? व्यंजन कितने हमारे पास में? 33। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 33। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण या भेद। जीवा के आधार पर हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो कितने हो गए? 3 जीवा के आधार पर। ठीक है, याद है ना? अग्रस्वर, मध्य स्वर, अग्रिय। ठीक है, और मध्य स्वर में क्या था? बताओ, कमेंट करो, कमेंट करना। 7वां, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से स्वर कितने हैं? ये आपका क्या है कि HW। ठीक है, ये आप इसको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलो। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? देवनागरी लिपि में स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं, 10 होते हैं, 11 या 12? कितने होते हैं? 11 बताया था ना। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार? वर्ण बताओ कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। क्या? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन।
2 प्रकार के, ठीक है? अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। घोस्तों के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। घोस्तों घोस्तों के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है घोष, एक होता है अघोष। घोष को क्या है कि कुछ लोग सघोष भी बोल देते हैं। घोष के अंदर क्या होता है कि तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और येरहलवे होते हैं। येरहलवे लेते हैं, ठीक है? समझे नहीं? पर इसमें क्या होता है, जो कचट तप है, हमने क्या बताया था इसमें, ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और ये पांचवा वर्ग, ऐसे होते हैं। तो घोष में क्या होता है, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, ठीक है? तीसरा, चौथा, पांचवा ये लेते हैं, और इनमें क्या होता है प्लस में येरहलवे है को लेते हैं। और पूछेगा घोष के अंदर क्या आएगा, तो तीसरे, चौथे, पांचवे ये आएंगे, ठीक है? और इनके साथ में ये रेलेवे हैं, ये आ जाएंगे, ठीक है? और अघोष में क्या है कि पहला, दूसरा, और इसमें क्या है कि तीनों से का रूप ले लेते हैं, ये से, ठीक है? इनको हम शामिल कर लेते हैं। वायु प्राण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। वायु प्राण के आधार पर 2 प्रकार में इसको बांटा गया है। एक है अल्पप्राण और एक है महाप्राण, ठीक है? अल्पप्राण और महाप्राण के अंदर इसको बांटा गया है। अल्पप्राण में क्या होता है, जिन वर्णों को बोलने में कम से कम प्रयत्न करना पड़े उनको क्या बोलते हैं, अल्पप्राण बोलते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय कम प्रयत्न करना पड़े, कम जोर लगाना पड़े, उनको क्या कहते हैं, अल्पप्राण बोलते हैं। और इसमें क्या आता है कि अभी हमने पढ़ा था ना, इसमें क्या होता है, एक तो अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है? 5 का ये लास्ट ले लिया, तीसरा ले लिया और पहला ले लिया। अल्पप्राण में ये लेंगे, और ये महाप्राण, महाप्राण में कौन से लेंगे हम, दूसरा और चौथा, ठीक है? इसके अंदर क्या है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अल्पप्राण में से कौन कौन से लेटर दे देंगे, पूछेंगे अल्पप्राण का है कि महाप्राण का है, ठीक है? तो आपको क्या है कि आप अगर इनको पोजीशन देख लोगे ना कि पहले, दूसरी, चौथे, पांचवे पे कौन सा आ रहा है, तो आप क्या इनको इजीली से कर जाओगे, ठीक है? तो इनको क्या बहुत ही मतलब अच्छे से रटना है, ठीक है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण है, इसमें क्या है, ये रेलेवे शामिल हो जाते हैं, ठीक है? और क्या है कि जो भी स्वर है ना, हमारे 11 स्वर होते हैं, 11 स्वरों को भी क्या है कि इसी के अंदर रखा गया है, इसमें अल्पप्राण के अंदर, ठीक है? और महाप्राण में क्या है कि दूसरा, चौथा वर्ण था और से है भी है, ठीक है? इनको भी शामिल करते हैं। अभी क्या है कि जो वर्ड हम बोलते हैं, उनका क्या एक उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान जैसे कि
हमारी गर्दन है, ऐसे करके ऐसे ऊपर, तो यहाँ पे जो कंठ होता है ना, पहले आता है कंठ, ये, फिर आता है तालू, फिर आता है मूर्धन्य, ठीक है? फिर दाँत, फिर होंठ, ठीक है? तो ऐसे ही क्या है कि हमको याद करना है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है? और हमको क्या है कि याद रखना है क्या? कचट, तप। तो ऐसे ही कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, जो इसके हैं, क वर्ग के सब किसमें क्या? कंठ में आ जाएँगे, और च वर्ग तालु में आ जाएगा, ट वर्ग मूर्धन्य में आ जाएगा, त वर्ग दंत में आ जाएगा, और प वर्ग किसमें आ जाएगा? ओष्ठ के अंदर आ जाएगा, ठीक है? इसके अंदर आ, कंठ के अंदर क्या है कि आ, है और विसर्ग, ठीक है? इसमें बस क्या 4 लेटर और याद रखने हैं आपको। कंठ के अंदर क्या है? अगर आप वैसे याद करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसके अंदर क्या है? कंठ के अंदर यही तो है, आ, है, विसर्ग, ठीक है? जैसे किसी ने मारी तो आती ना आवाज़, ए, आ, है, विसर्ग। मतलब आ, है का तो वो क्या विष के समान होता है। तो कोई मारता है तो उसी टाइप से क्या है कि हमें ट्रिक लेके याद करना है, ठीक है? उसके बाद में तालव्य है। तालव्य में जैसे बताया च वर्ग है। च वर्ग जैसे जैसे होगी हमारी चम्मच, और चम्मच से क्या है कि कोई बोलता है कि कुछ चाहिए क्या? हाँ, जैसे बच्चा होता है कहता है ई चाहिए, बोला चम्मच से खाएगा? ये बोले यस चम्मच से खाएँगे। तो इस तरीके से ट्रिक बना के खुद से ये क्या है याद करने हैं। बहुत ही ईज़ी है, सिंपल है, ठीक है? मूर्धन्य से ट वर्ग, ट से टमाटर, ठीक है? तो र से ये लगा लो कि र से ऋषि, और ऋषि टमाटर खा के हो गए, मूर्धा में चले गए, ठीक है? इस प्रकार से क्या है, थोड़ा-सा खुद से बना के देख लेना है। दंत, दंत में त वर्ग, त से तख्ती, और तख्ती को उसने क्या है कि लड़का था, या उसने क्या है कि अब्यूज़ गाली दे के उसको दी तख्ती उसके दाँत में। ऐसे करके क्या है कि आप थोड़ा देख लेना, ठीक है? याद करने के लिए। पे वर्ग, पे वर्ग में पे फॉर पतंग, पतंग का कहते हैं आसमान में, उड़ी-उड़ी, उड़ी-उड़ी मतलब कि, ठीक है? इसमें क्या आगत और आ जाता है। तो ऐसे करके क्या है आप देख लेना। फिर हमारा क्या आता है, ये ओष्ठ तक हो गया, फिर कंठ तालव में। अब ये 3 हो रहे हैं। कंठ तालव से याद करके पहला कंठ ही आता है। कंठ और ताड़ू से आता है दोनों ए। कंठ और ओष्ठ से दोनों आगे ओ, और दंतोष्ठ से आगे, दांत और होंठ से आगे व, ठीक है? अभी बचता हमारा नासिकीय। नासिकी में भी वही है जो हमने अभी करा था, कचट तप, फिर कंठ ताड़ू मूर्धा दंत ओष्ठ। ऐसे ही जो इसमें कचट तप में नासिकीय वर्ण आते हैं, ऐसे ले लेना है कि जो पहला नासिकीय होगा, इसमें आता है ना कचट तप वाले में, लास्ट में नासिकीय में, ठीक है? ड आ गया तो ये कंठ से है। कंठ, अगला नेक्स्ट ये आ गया ताड़ू से, मूर्धा से, ठीक है? दंत से, ओष्ठ से। ऐसे करके क्या है कि हम बहुत ही आसान तरीके से ये नासिकीय वर्ण भी, इनको उच्चारण स्थान को याद रख सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन की पहचान। उत्क्षिप्त कौन से हैं? कैक है, चेच है, डेड है, डेड है। उत्क्षिप्त तो यही होते हैं ना, ये पढ़ा था हमने, ठीक है? उत्क्षिप्त,
जिन वो व्यंजन होते हैं जिनसे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है? इनका इनका प्रयोग क्या है कि शब्द के बीच में ही कर सकते हैं हम। नासिकीय व्यंजन त थे, जेट है, तैप है, मैन है। तो अभी हमने नासिकीय व्यंजन पढ़े थे ना नाक से, ठीक है? तो नासिकीय व्यंजन में हमारा ख आंसर हो जाएगा, ठीक है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? चुटत न न न न न न अंतस्थ अंतस्थ में क्या हो जाएगा हमारे? ये रेलेव है, जो कि अंदर से बोले जाते हैं, वही तो होते हैं अंतस्थ, ठीक है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? से है, ये रेलेव है, एक है के, एक है। ये तो क्या है? ये क्या है? ये नहीं है, ठीक है? आगत व्यंजन, ठीक है? और हमारे ऊष्म व्यंजन क्या है? जो ऊष्मा प्रदान कर दे, जो कि जिससे कि बोलने से शरीर को ऊष्मा मिले, गर्मी मिले, हीट मिले। क्या है? सह। इनको बोलने में क्या है कि थोड़ा जोर लगता है। जोर लगता है तो क्या शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं, ठीक है? इसलिए इनको क्या है? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अर्धस्वर व्यंजन की पहचान ये व, ग घ, से, ड ढ। बताओ कौन सा होगा? अभी पढ़ा था ना हमने। इसलिए, इसलिए, कोआ, कुआ, ठीक है? आंसर में क्या आ जाएगा हमारा? के आंसर हो जाएगा। अर्धस्वर क्या है? यही है, ठीक है? इसके बाद में ठीक है, इतनी क्लास थी दोस्तों। आपको क्लास कैसी लगी? प्लीज़ मैसेज करें और चैनल अच्छा लग रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।